नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की जो तेज रफ्तार दुनिया है उस पे थोड़ी नजर डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो कई दिलचस्प पहलू सामने ला रही है, जैसे सरकारी महत्वाकांक्षाएं हैं, निजी कंपनियों की अपनी होड़ है, फिर वो जिम्मेदार विकास की बातें भी हैं, और हाँ, वो चिंता जो शायद हम सबको है, नौकरियों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। सही बात है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत क्या बताते हैं, एआई का फैलाव असल में कैसा दिख रहा है और इसके मतलब सबसे अहम पहलू क्या हैं। बिल्कुल। और स्रोत ये साफ बता रहे हैं कि एआई अब सिर्फ कोई लैब की चीज नहीं रह गई है जी। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी अर्थव्यवस्था में मतलब काफी गहरे तक पैठ बना रही है। हाँ, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं सरकारों की बड़ी योजनाओं से होती दिख रही है। हाँ, ये बात तो है। भारत सरकार को ही देखे तो वो काफी आगे बढ़ के सोच रही है इस मामले में। नीति आयोग का वो एआई फॉर ऑल विजन है जी, जिसका लक्ष्य है कि एआई से सबका विकास हो, समावेशी विकास। और फिर वो हाल ही में घोषित लगभग क्या था 10,000 करोड़ का इंडिया एआई मिशन। हाँ, 10,000 करोड़। तो ये भारी भरकम निवेश दिखाता है कि भारत एआई को लेकर मतलब कितना गंभीर है। स्रोतों में ये भी है कि इस मिशन में कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और जो घरेलू स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने पर खास जोर है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये एक तरह की वैश्विक दौर है। जैसे यूरोपियन यूनियन ने अपना एआई एक्ट पेश किया है। अच्छा, हाँ। स्रोत उसे दुनिया का पहला मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एआई कानून बता रहे हैं। और उसकी खास बात है वो जोखिम आधारित नजरिया, मतलब जैसे स्वास्थ्य या परिवहन जैसे ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्र हैं, वहाँ एआई के इस्तेमाल पर ज्यादा कड़े नियम होंगे। अच्छा। वहीं अमेरिका और चीन को देखें तो वो अपनी राष्ट्रीय रणनीतियों पर तेजी से काम कर रहे हैं। रास्ते थोड़े अलग हैं जरूर। कैसे अलग है? स्रोत बताते हैं कि अमेरिका का जोर इनोवेशन पर ज्यादा है, मतलब नई खोजों पर, जबकि चीन में सरकारी नियंत्रण और जो बड़े पैमाने पर डेटा का इस्तेमाल है उस पर ज्यादा फोकस है। समझ गया। अच्छा, ये तो हुई सरकारों की बात, पर इसके साथ साथ असली जमीनी काम तो शायद प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल। गूगल, डीप माइंड, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन, ये बड़ी कंपनियां तो हैं ही, पर ओपन एआई जैसे नए खिलाड़ी भी हैं, और भारत के भी अपने कई एआई स्टार्टअप्स कमाल का काम कर रहे हैं, जैसा शोध बताते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, और ये सिर्फ तकनीकी कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। स्रोत जैसे स्वास्थ्य सेवा में एआई के इस्तेमाल के कई उदाहरण देते हैं। जैसे बीमारियों की शुरुआती पहचान में मदद करना या फिर नई दवा खोजने की प्रक्रिया को तेज करना। अच्छा। वित्त क्षेत्र में देखिए तो धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल तो अब आम होता जा रहा है। हाँ, ये तो सुना है। शिक्षा में भी कोशिशें हैं, जैसे पर्सनलाइज्ड लर्निंग मॉड्यूल बनाने की, और परिवहन में वो सेल्फ ड्राइविंग तकनीक पर तो काम जोरों पर है ही। एक स्रोत ने एक भारतीय स्टार्टअप का भी जिक्र किया था जो खेती में एआई का इस्तेमाल कर रहा है, किसानों को मौसम और फसल के बारे में बेहतर सलाह देने के लिए। अरे वाह, ये तो जबरदस्त है। मतलब हर सेक्टर में घुस रहा है एआई। हाँ, लगभग हर जगह। लेकिन देखिए, जैसे जैसे इसकी पहुंच बढ़ रही है वैसे वैसे इसके सही इस्तेमाल का सवाल भी तो बड़ा होता जा रहा है ना? बिल्कुल। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि एआई का विकास निष्पक्ष हो, मतलब बायस्ड ना हो। हाँ, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। हाँ, अकाउंटेबिलिटी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी, प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी, और लोगों की प्राइवेसी, निजता का सम्मान हो, ये सब बातें उठ रही हैं। हाँ, और इन सिद्धांतों को सिर्फ कहने की बात नहीं बल्कि हकीकत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम हो रहा है। जैसे यूनेस्को है, ओईसीडी है। अच्छा, ये संस्थाएं दिशा निर्देश तैयार कर रही हैं। ये एक तरह से वैश्विक मानक बनाने की कोशिश है। और भारत ने भी कुछ किया है इस पर? हाँ, भारत ने भी अपना रिस्पॉन्सिबल एआई यानी जिम्मेदार एआई का फ्रेमवर्क बनाया है। स्रोतों के मुताबिक इसका मुख्य मकसद इनोवेशन को तो बढ़ावा देना ही है, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करना है कि एआई का इस्तेमाल नैतिक हो और समाज के लिए फायदेमंद हो। मतलब एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है। ये संतुलन साधना शायद सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है, नौकरियों का क्या होगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? कुछ मिलीजुली तस्वीर दिखती है शायद। एक तरफ तो ये चिंता है कि जो दोहराव वाले काम है, लिपिकीय काम है, वो एआई की वजह से कम हो सकते हैं। हाँ, और ये चिंता वाजिब भी है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है, जैसा स्रोत बताते हैं। एआई नई तरह की नौकरियां भी बना रहा है। अच्छा, कैसी नौकरियां? देखिए, एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट ये तो हैं ही, पर अब एआई एथिक्स ऑफिसर जैसी भूमिकाएं आ रही हैं। एआई एथिक्स ऑफिसर, वाह। हाँ,
और प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये एक बहुत ही दिलचस्प नई भूमिका है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर ये क्या करते हैं? ये वो विशेषज्ञ होते हैं जो एआई मॉडल से, मतलब जैसे चैट जीपीटी वगैरह से, सही और उपयोगी जवाब या कंटेंट निकलवाने के लिए एकदम सटीक सवाल या निर्देश तैयार करते हैं। ये अपने आप में एक नई कला और विज्ञान बनता जा रहा है। कमाल है। अच्छा, वो विश्व आर्थिक मंच WEF का एक अनुमान भी था ना, स्रोत उसका जिक्र करते हैं? हाँ, करते हैं कि एआई से शायद 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन साथ ही 9 करोड़ 70 लाख नई नौकरियां बन भी सकते हैं। तो मतलब नेट गेन है नौकरियों का? संख्या के हिसाब से शायद हाँ, लेकिन स्रोतों में एक जरूरी बात ये भी उभरती है कि नौकरियों की संख्या से ज्यादा अहम है उनका स्वरूप बदलना। स्वरूप बदलना मतलब? रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कहते हैं। हाँ, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग। अगर ये नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा स्किल गैप पैदा हो सकता है। मतलब नौकरियां होंगी पर उन्हें करने वाले स्किल्ड लोग नहीं होंगे। ये एक बड़ी चुनौती है। तो कुल मिला के अगर हम इन सारे स्रोतों को देखें तो यही समझ आ रहा है कि एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक क्रांति जैसी चीज है। बिल्कुल सही कहा। सरकारें नीतियां बना रही हैं, कंपनियां इनोवेशन कर रही हैं, समाज इसके नियम कायदे बनाने की कोशिश में लगा है और नौकरियों का पूरा लैंडस्केप बदल रहा है। हाँ, ये बदलाव लगातार जारी है और हमारे जीवन के शायद हर पहलू को छू रहा है या छूने वाला है। स्रोत इस बात पर तो एकमत लगते हैं कि इसे नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अंत में शायद यही सवाल बचता है जिसे हमारे स्रोत भी बार बार उठाते लगते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, वो तो आ ही चुका है, हमारे बीच है। हाँ, असली सवाल ये है कि क्या हम एक समाज के तौर पर इसे जिम्मेदारी से अपनाने के लिए तैयार हैं, इसके फायदों को सब तक पहुंचाने और इसके जो जोखिम है उन्हें संभालने के लिए तैयार हैं। ये सोचने वाली बात है। भविष्य में इस शक्तिशाली तकनीक और हमारे जो मानवीय मूल्य हैं उनके बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर शायद हम सबको सोचना होगा।